आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हर एक चैप्टर को स्टार्ट कराने के पहले मैं आपको एक चीज दिमाग में डालती हूँ कि इस चैप्टर को मैं नीट के पर्पज से करा रही हूँ। हर एक चैप्टर में मैंने आपको बोला है जितने भी टर्म्स, जितनी टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखाती हूँ, जब आप ढूंढेंगे तो आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर है हमारे पास, एक रफ पेज लेते हैं हम लोग। चैप्टर है हमारे पास breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज को देखेंगे। किसको देखेंगे? गैसियस एक्सचेंज का भी रोल पढ़ेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन ये राइज होता है जब हम सीरीज ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन में आपने क्या सीखा है कि सबसे पहले ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। याद आ रहा है? मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि इसके बाद फिर आप जंप कर गए थे, हेमिकॉर्डाटा के बाद कॉर्डेट्स पे मूव कर गए थे आप। ठीक है, कॉर्डेट्स में भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को देखते हुए तो मैंने जब एनिमल किंगडम चैप्टर आपको कराया था, जिन बच्चों ने एनिमल किंगडम मेरे से डिटेल में पढ़ा है आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको जैसे एक किंगडम पॉरीफेरा पढ़ाया तो मैंने पॉरीफेरा के सारे फीचर्स बताए। ठीक है, तो पॉरीफेरा को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? पॉरीफेरा को। ठीक है, पॉरीफेरा की खासियत क्या है कि अगर आप पॉरीफेरा के बॉडी प्लान को देखते हैं, किसको देखते हैं? पॉरीफेरा के बॉडी प्लान को। तो पॉरीफेरा का बॉडी प्लान कैसा है? ऐसा है। क्या मतलब है बोलने का? इसके पास बाहर से, आप सब बच्चों को याद है, बाहर से एक ओपनिंग होती है, दैट इज ऑस्टिया, जो कि वाटर करंट को बाहर से अंदर लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? वाटर करंट को बाहर से अंदर लेके जाएगा। ठीक है, और ये ऑस्क्यूलम है। ये क्या है? एक सिंगल ओपनिंग है, दैट इज ऑस्क्यूलम। तो ये ऑस्टिया के थ्रू जो यहाँ पे वाटर इन हुआ वो क्या होगा? ऑस्क्यूलम के थ्रू यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पॉरीफेरा की जिम्मेदारी क्या है कि इसके बीच में, यानी वाटर जो इन हुआ और आउट हुआ, इसमें से ही इसको गैसेस एक्सचेंज कैसे कर लेना है, जो डिजोल्व यहाँ पे ऑक्सीजन है उसी से इसको काम चलाना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा कि ये कैसे करता है? डिफ्यूजन के थ्रू करता है। कैसे करता है? स्पॉन्ज गेट्स इट्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर टू, पानी से भी लेगा ये, वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन विच मूव्स फ्रॉम द water into the sponge's cells in a process known as diffusion। इस घटना का नाम क्या है? डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन, बचपन से छोटी क्लासेस से आपने डिफ्यूजन के बारे में क्या सीखा है? डिफ्यूजन के बारे में आपने सीखा, अगर मैं नोट करके लिख दूं यहाँ पे, हालांकि कई बार मैंने लिख रखा है आपको, है ना, नोट करके, क्योंकि जगह जगह पे डिफ्यूजन आएगा। कई ऑर्गेनिजम्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन पढ़ेंगे। तो इसमें भी जब हम लोग डिफ्यूजन देखते हैं, क्या देखते हैं? डिफ्यूजन। तो इसके डिफ्यूजन में भी वही बात आती है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब कई जगहों पे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। कैसे? वो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, डिफ्यूजन में कहीं पे गारंटी तो नहीं दी जा रही कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ही चाहिए। जैसे पॉरीफेरा के बेसिक प्लान में हमने देखा वाटर इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया, तो यहाँ पे हमने कोई रोल तो पढ़ा नहीं कि आप यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई रोल पढ़ रहा है, ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे हम एक रूम का एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक रूम का, ऐसे क्लोज्ड रूम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इस रूम के एक कॉर्नर में यहाँ से
अगर सपोज कीजिए सेंट की बॉटल ओपन करी, ठीक है, तो ये फ्रेग्रेंस जो है इंस्टेंटली कहीं भी मूव करके जा सकता है। तो जिसके बेसिस पे कुछ लोगों ने इसको बोला कि अगर आपको कायदे से किसी को डिफ्यूजन समझाना है तो आप उसको बोलिए, और करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप लिखिए डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना आसान हो गया। उन्होंने क्या बोला, आपको सीधा लिखना है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। इंटरमिक्सिंग हो गई, यहाँ कोई डिसिप्लिन वर्क नहीं करता। अगर डिसिप्लिन वर्क करता तो ये भी ऑस्मोसिस की कैटेगरी में चला जाता, इतना आपको पता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोग किसके रिगार्डिंग कर रहे थे, पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा आपको समझ इसलिए भी आ गया होगा क्योंकि इसके पहले मैंने आपको एनिमल किंगडम ऑलरेडी काफी पहले क्लियर करा रखा है, ठीक है। देन हम सेकेंड फाइलम की बात करते हैं। इतने डिटेल में आपके बुक में नहीं दिया गया है, मैंने इसको सेपरेट करके 1 बाय 1 करके नीड के अकॉर्डिंग आपको तैयार करके बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वन इज निडारिया और सिलेंट्राटा, पढ़ा है आपने। अब इसके पास भी एक ही काम है, ये भी क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन को इन करेगा, ठीक है। कहाँ से, डायरेक्टली वाटर से। तो द सेल्स इन निडारियंस गेट ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग देम। जो वाटर, जो पानी इसको पहले खुद ही घेरे रहता है, ये उसी से क्या करता है, ऑक्सीजन लेने का काम करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, उसके बाद टीनोफोरा पे हम लोग मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं, टीनोफोरा पे, ठीक है। ये वही टीनोफोरा है जिसको आपने देखा था तो आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आया था, याद है। जो मैंने आपको बोला था कि इनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों चीजें ये क्या करेगा, वाटर से ही लेने का काम करेगा। और यहाँ पे भी ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। क्या बोलने का मतलब है, टीनोफोरा आर एबल टू ब्रीथ थ्रू द सेल्स, दैट इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इजीली पास थ्रू द सेल लेयर्स। क्योंकि टीनोफोरा कोई बहुत ज्यादा वास्ट ऑर्गेनिज्म तो है नहीं कि आपको अगर बोला जाए तो आपको मेरी बात समझना है, सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फ्लैटवर्म्स पे मूव करते हैं, दैट इज प्लेटीहेलमिंथस, ठीक है। फ्लैटवर्म्स क्योंकि अभी भी इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है। कोई ऐसा नहीं कि कोई लंग जाएगा और गारंटी लेगा, बोलेगा भाई ठीक है तुम आराम से बैठे रहो, मैं तुम्हारी बॉडी में रेस्पिरेशन कराने का काम करता हूँ। कुछ भी वैसा नहीं है, इसके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। सिंपली जो गैसेस है वो डिफ्यूजन करेंगे। तो अभी तक आप क्या सीखते आ रहे हैं, डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन। तो फ्लैट वर्म्स हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस सिंपली डिफ्यूज अक्रॉस द बॉडी वॉल। ये क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा, ठीक है। इसके बाद राउंड वर्म्स पे आते हैं, जिसको ये एस्केरिस बिलोंग कर रहा था, याद आया। मेल और फीमेल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करते थे, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। अगर मेल का साइज देखेंगे तो छोटा होगा, ठीक है। फीमेल का साइज लॉन्गर भी होता है, ठीक है। तो एस्केलमिंथस में क्या है, बॉडी वॉल जो है इसका बहुत थिन होता है, काफी थिन होता है। वो खुद ही एक्सचेंज करने का काम कर लेता है। द बॉडी वॉल ऑफ एस्केलमिंथस आर वेरी थिन एंड दस इट एक्ट्स एज देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि खुद ही इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करता है। तो इसका जो थिन स्किन है वही हेल्प करता है किस चीज में, गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। अब हम एनेलिडा पे मूव कर रहे हैं। कौन सा एनेलिडा, वही एनेलिडा जिसको अर्थवर्म बिलोंग करता है। एनेलिडा को कौन बिलोंग करता है, अर्थवर्म। मैंने आपको क्या सिखाया था एनिमल किंगडम में, हर एक फाइलम के एक, आप अपने फेवरेट ऑर्गेनिज्म को दिमाग में रखिए, उसके सारे फीचर्स आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। एनेलिड्स के अंदर जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये भी अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है, ठीक है। इसके पास एक स्पेशलाइज्ड गिल होता है जिसको हम लोग पैरापोडिया कहते हैं, जो कि इसकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये मैंने आपको एनिमल किंगडम में पैरापोडिया नहीं सिखाया था। जो मैंने नहीं बताया था, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मैंने आपको एनिमल किंगडम में नहीं बताया था। तो एनेलिडा में क्या हो गया, respiration in annelids occurs primarily through their moist skin, although certain species have evolved specialized gills or use paired projections called parapodia in gaseous exchange.
ठीक है, इस पेज में कोई डाउट तो नहीं किसी को, या यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आ रही हो तो पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि अब मैं आगे मूव करूंगी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, ऑर्थ्रोपोडा पे चलते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही थी ऑफलाइन क्लासेस में ऑर्थ्रोपोडा, है ना, तो मुझे अभी भी याद है काफी सारे इमेजेस मैंने आपको, ये इसके बुक लंग्स, बुक गिल्स, बहुत सारे इमेजेस आपने देखे थे, याद होगा आपको, है ना। तो ऑर्थ्रोपोडा में क्या है, यहाँ पे ना आपको ट्रैकियल सिस्टम भी देखने को मिलता है, बुक लंग्स भी देखने को मिलता है, बुक गिल्स भी मिलेगा और गिल्स भी मिलेंगे। क्या रीजन है ऐसा? क्योंकि ऑर्थ्रोपोड्स की खासियत क्या है, आपको कुछ लैंड पे, जमीन पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स भी मिलते हैं, जो कि ट्रैकिया और बुक लंग्स को शो करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्पाइडर्स जो हैं वो ट्रैकिया और बुक लंग्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन जो लार्ज स्पाइडर्स हैं और स्कॉर्पियन हैं, उनके पास सिर्फ बुक लंग्स होता है। मतलब एक क्या है, उसके पास ट्रैकिया भी है, बुक लंग्स भी है। लेकिन अगर हम लोग लार्ज स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन की बात करते हैं तो उसके पास सिर्फ क्या होता है, बुक लंग्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ऐसे ओपन बुक जैसे होती है ना, वैसा इसका यहाँ पे अपीयरेंस है, जिसकी वजह से इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं बुक लंग। क्या बोलते हैं? तो बुक लंग का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो किया जा रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हालांकि सेल वाला चैप्टर था, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया, देखा होगा आपने। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर कराया था उसका पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया। ये भी मैं 3 डेज में फिनिश करके इसका भी मैं भेजती जाऊंगी। चलिए आगे बढ़ू मैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? आप अपने कन्वीनियंस के लिए, अगर आपको साथ के साथ नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, ऑर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम पढ़ा था आपने, याद है? लार्जेस्ट फाइलम तो आपने ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा था। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपने क्या पढ़ा था? मोलस्का पढ़ा था। ये वही मोलस्का है जिसको स्नेल्स वगैरह बिलोंग करते हैं। मोलस्का को कौन बिलोंग करता है? स्नेल्स वगैरह इसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मोलस्का जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें टिनीरिया नहीं बताया था आपको। ठीक है, इसको कॉम्ब गिल्स भी कहते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस जो है वो कॉम्ब जैसा होता है। तो मोलस्का जो है ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और उसका नाम क्या दिया जाता है? टिनीडिया। बेसिकली ऑल मोलस्क ब्रीथ बाय गिल्स दैट आर कॉल्ड टिनीडिया। कॉम्ब गिल्स साधारण नाम है इसका, बिकॉज ऑफ देयर कॉम्ब लाइक शेप या कॉम्ब लाइक अपीयरेंस। तो अगर आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ मोलस्का, और आपको 3-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, लंग्स लिखा जाएगा, स्किल लिखा जाएगा, एक गिल्स लिखा रहेगा और दूसरा कॉम्ब गिल्स लिखा रहेगा, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को सही माना जाता है। तो आपको क्या करना है, कॉम्ब गिल्स को सही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये तो ठीक है, हमने बोल दिया कि अगर एक्वेटिक फॉर्म है तो ये कॉम्ब गिल्स के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करने का काम करेगा। लेकिन अगर इसका जमीन पे रहने वाला टेरेस्ट्रियल फॉर्म हुआ, फिर क्या करेंगे हम? तो in terrestrial mollusk, this respiratory organ is reduced, but still respiration takes place in the pallial cavity। ये भी मैंने आपको एनिमल किंगडम में स्पेशल अलग से नहीं बताया था, तो इसको भी नोट कर लेंगे। अगर टेरेस्ट्रियल मोलस्का है तो उसमें ये पैलियल कैविटी से गैसेस एक्सचेंज करने का काम चलाता है, जिसको जुगाड़ बोलते हैं ना, भाई एक चीज नहीं है तो दूसरे से काम चला लेते हैं। तो इसके पास गिल्स जो है वो रिड्यूस्ड है, जिसकी वजह से उसको पैलियल कैविटी से रेस्पिरेशन करके काम चलाना पड़ता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स रेस्पिरेटरी कैविटी। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज स्नेल्स रेस्पिरेटरी कैविटी। पैलियल कैविटी को मार्क करेंगे वहां पे। ठीक है, इसके बाद इकाइनोडर्म्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? जिसको स्टारफिश बिलोंग करता है। इसके बाद हम लोग किस पे चलते हैं? इकाइनोडर्माटा पे, जिसको कौन बिलोंग करता है? स्टारफिश। जब मैं आपको इकाइनोडर्माटा पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने आपको ट्यूब, फीट और पॉकेट्स जो होते हैं इसके डायग्राम को भी शो करा था। ठीक है, तो ये वाटर के सर्कुलेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? इसका ट्यूब फीट। ठीक है, और
जब वाटर सर्कुलेशन होता है तो उसी में ये अपने ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करते हैं, जितना जहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज करना होता है ये उसी दरमियान में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें in general echinoderms typically respire by simple diffusion using gills or specialized projections like tube feet or pockets to circulate water and oxygen through their bodies, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में आप इकाइनोडर्माटा तक पहुंच गए, क्योंकि ऐसे वन बाय वन करके सेपरेट करके आपके बुक में नहीं बताया गया है, बट मैंने आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी तैयार करा दिया। यहाँ तक इकाइनोडर्माटा तक हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए। देन उसके बाद बीच में एक सिर्फ हेमिकॉर्डाटा आता था। हेमिकॉर्डाटा के बारे में आपने क्या पढ़ा था? हेमिकॉर्डेट्स आर रेफर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। याद है, हेमी मीन्स हाफ और कॉर्डाटा हाफ कॉर्डाटा। तो भाई हाफ कॉर्डाटा का क्या मतलब है कि ना तो ये कॉर्डाटा है ना तो ये नॉन कॉर्डाटा है। ये कुछ नहीं करता, सिर्फ गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ये क्या करता है? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। हेमिकॉर्डाटा फिनिश, बहुत डिटेल हमें नहीं करना है। फिर मैंने देखा अलग अलग मैं क्या लिखूं, तो हमेशा मैंने आपको जब भी वर्टिब्रेट्स पढ़ाया है मेरा यही फॉर्मेट है लिखने का। आपने देखा होगा, हमेशा नोटिस करा होगा, चाहे मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया हो, चाहे मैंने आपको कोई सा भी चैप्टर कराया हो, एनिमल किंगडम, सब में वर्टिब्रेट्स अगर मुझे बताना होता है तो मैं इसी तरीके से बताती हूँ आपको, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स 5 होते हैं ओनली। फर्स्ट वन इज फिशेस या पाइसेस या पीसेस भी बोलते हैं कई लोग इसको, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सबसे पहले जो सबसे आसान होता है ना उसको फिनिश करते हैं हम लोग। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों के तीनों लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस गिल से करते हैं, ये बच्चे बच्चे को पता। आप किसी गांव के बंदे से बोलेंगे ना कि बताओ ये जो फिशेस हैं ये रेस्पिरेशन कैसे करती है, वो भी बता देंगे आपको, गिल से करते हैं। यहाँ पे सबसे अनोखा कौन सा है? एम्फीबियंस है। रेस्पिर ये रीजन है इसका कि ये 3 तरह से अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। कौन? एम्फीबियंस। अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी कर रहा है, ये स्किन के थ्रू भी कर रहा है। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। स्किन के थ्रू जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं और गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने पूरी सीरीज को, मतलब आपने पॉरीफेरा से ये जर्नी स्टार्ट करी और पॉरीफेरा से कंप्लीट करते हुए आप कहाँ तक गए? आप अपने आप तक, मैमल्स तक गए। आपने सबके बारे में देखा कि कौन कैसे कहाँ किस तरीके से कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब हम लोग फटाफट मूव करते हैं किस पे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। वो मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से, ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी मैं कि कुछ बुरे तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से आपने रेस्पिरेशन किया था, ठीक है। एक ये जो इमेज मैंने यहाँ पे रखा है उसका रीजन ये है कि ये बहुत क्रिस्टल, अगर ये कलर आपको ना नजर आ रहा हो, येलो ले लेती हूँ आप, इसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिख रहा है कि हाउ वन ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकियोल्स। एक ट्रैकिया जो है कैसे यहाँ पे बट के डिवाइड होके 2 ब्रोंकाई में कन्वर्ट होने का काम कर रहा है, मतलब स्प्लिट होने का काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 और 2, दो क्या है यहाँ पे? ब्रोंकाई है। अगर आप एक बोलना चाहते हैं तो ब्रोंकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोंकस हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात की बात है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, आप अभी बैठे हुए बताइए कहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, कौन सा पार्ट का जिक्र करूं मैं? तो आपके नोज के जो होल्स होते हैं उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो इसका होल होगा, नेजल होल, भाई गैसेस एक्सचेंज तो उसी से होगा ना। ऑक्सीजन को अगर इन करना है तो नॉस्ट्रिल के थ्रू ही जाएगा ना। अब आप नाक ही बंद कर दीजिएगा किसी का, तो दम घुटने से तो डेथ ही हो जाएगी उसकी। तो नॉस्ट्रिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉस्ट्रिल से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे नॉस्ट्रिल से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आपको नेजल कैविटी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नेजल कैविटी मिलेगा, ठीक है। फिर
थोड़ा और अंदर जाइएगा तो ओरल कैविटी आपको पता ही है, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, इसका तीनों नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए ये सब तो हो गया। इसको आप ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं और बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, BUCCAL। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ओरल कैविटी और बकल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी और बकल कैविटी और माउथ कैविटी, जो बोलना है आपको बोलिए, ये भी आएगा बीच में, है ना। इसके बाद क्या होता है, एक फेरिंग्स आता है, एक रफ पेज में ले रही हूँ, एक फेरिंग्स आता है, इसको मैंने क्या लिख दिया, फेरिंग्स लिख दिया, ठीक है। फेरिंग्स से एक विंड पाइप भी निकला होता है और एक फूड पाइप भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। मान लीजिए इस रेड वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया विंड पाइप, विंड पाइप साधारण भाषा में लिख रही हूँ, ये बच्चा बच्चा जानता है, विंड पाइप इज ट्रैकिया, पता है आपको, ठीक है। ब्लू वाले को मैंने लिखा यहाँ पे फूड पाइप, क्या लिखा मैंने, फूड पाइप। आप सांस ले रहे हैं, अभी आप जहां भी बैठे हैं, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ट्रैकिया। आप जब फूड कंजम्पशन कर रहे हैं, आपने खाना खाया और आप किसी चीज को निगल रहे हैं, तो वो फूड कहाँ जाएगा, इस फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप को क्या सीखा था आपने, ईसोफेगस, OESOPHAGOUS, ईसोफेगस, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस पे। अब आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद के साथ करके देखिए, आप जहां बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, आप निगल के देखिए, आपकी सांसें बंद होगी। आप ऐसे ही खाली पीली ऐसे ही आप निगलने की कोशिश कीजिए, ऐसे निगलिए और आप अपने नोज के सामने हाथ रख के देखिए, आपकी सांसें बंद होगी। रीजन ये है कि आपको एक ही एपिग्लॉटिस मिला है। यहाँ पे एक फ्लैप लाइक ढक्कन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक बार क्या करता है, इस विंड पाइप को बंद करता है, एक बार फूड पाइप को, फिर विंड पाइप को, फिर फूड पाइप को, फिर विंड पाइप को, मतलब दोनों बारी बारी से अल्टरनेटिवली इससे काम चलाते हैं। तो इसको हम लोग एपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपीग्लॉटिस कहते हैं। तो अब जैसे आपने बोलते हुए सुना होगा कई लोगों को कि खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि खाते वक्त गलती से आप बोल रहे हैं, कुछ आपने लाउडली बोला, आपको किसी बात पे हंसी आई और कोई फूड पार्टिकल आपके विंड पाइप में चला गया, तो अचानक आपने नोटिस करा होगा, आप जिसको हम लोग कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में सरक गए, कोई याद कर रहा है, कोई याद वाद नहीं करता, एक्चुअली होता क्या है, गलती से वो फूड पार्टिकल आपके विंड पाइप में चला जाता है, जिसको नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो एपीग्लॉटिस है, ये बहुत वाइजली और बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करता है। और आप जिस टाइम खाना खा रहे हैं, आप जब जब निगलने का काम करेंगे, तब तब ये एपीग्लॉटिस बंद होगा। तो कितने डिसिप्लिन्ड मैनर में आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन प्लस डाइजेशन दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एपीग्लॉटिस शो किया जा रहा है, और ये दिखा पाना इम्पॉसिबल है किसी भी डायग्राम के लिए कि एक एपीग्लॉटिस दोनों को कैसे बारी बारी से बंद करता है। इसके लिए आपको एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी, एक डायग्राम के थ्रू दिखाना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, फेरिंग्स के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग, किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया इसमें रफ, ठीक है। देखिए शुरुआत में आपने क्या सीखा कि ये जो कॉमन पैसेज है दैट इज फेरिंग्स। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि pharynx is the common opening for both windpipe and food pipe, या pharynx is the common opening for both trachea and esophagus। कोई दिक्कत नहीं, pharynx को क्या ये esophagus बोल सकता है क्या कि मेरा है, नहीं। क्या ट्रैकिया बोल सकता है, नहीं नहीं मेरा कॉपीराइट है, pharynx तो मेरा है, नहीं। तो ये कॉमन पैसेज है, pharynx के रास्ते खुलते हुए ये दोनों यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक। आगे देखिए, आप कुछ भी बोल के देखिए, आपके नेक के पास जो पोर्शन वाइब्रेट कर रहा है ना, जिसमें घनघनाहट होती है, जो पोर्शन वाइब्रेट करता है, उसको लैरिंग्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं, यही वो लैरिंग्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं।
तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका साउंड बॉक्स कौन है, लैरिंग्स है। कौन है, लैरिंग्स है। इसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स जो है इसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूं, ठीक है, क्या बोलने का मतलब है, जहां से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है वहां के ऊपर का अभी तक का सारा हिस्सा जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर काउंट करते हैं। और जितना पोर्शन अब लैरिंग्स के नीचे जाएगा वो सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएगा। किसके अंदर जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ देखिए इस दूसरे डायग्राम में अगर मैं आपको शो करूं, मतलब ये ट्रैकिया जहां से स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर का जो पूरा पोर्शन है दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखिए शुरुआत कहाँ हुई, ये कहाँ जाके इन कर रहा है, आगे जाके ये किस में आया, विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया में ओपन हो गया, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाके टू ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, टू ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। ये ट्रैकिया चला, डिवाइड हुआ। अब आप सोच रहे होंगे जो हमारे आप अभी जहां जो पढ़ाई कर रहे हैं सामने आपके फ्रंट पे जो स्क्रीन दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे कि आपके जो राइट में दिख रहा है उसको लेफ्ट लिखा है और आपके जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको राइट लिखा है। कहीं गलती तो नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है। एक्चुअली इस पर्सन को इसके फ्रंट व्यू को दिखाया गया है। हर चैप्टर में भी यही होगा, जहां जहां पे राइट लिखना चाहिए आपके दाहिने हाथ साइड में सब जगह मैं वहां पे लेफ्ट लिखूंगी, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे राइट राइट मेंशन किया जाएगा, क्योंकि उस पर्सन का फ्रंट व्यू बताया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है। तो ये जो डिवाइड किया यहाँ पे, एक है आपका लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकस इज द सिंगुलर वर्ड। अगर ये डिवाइड, अगर ये प्लूरल होगा तो ये ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई हो जाएगा। अगर ये डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, मतलब अगर ये प्लूरल होगा तो ये ब्रोंकाई बन जाएगा, ठीक। तो पहले लेफ्ट साइड में आपको मिला लेफ्ट ब्रोंकस, राइट साइड में आपको मिला राइट ब्रोंकस, ठीक है। होता ये है लंग्स में लोब्स डिवाइडेड होते हैं। ऊपर से जब आप ध्यान से देखेंगे, जब आप इसकी कवरिंग वगैरह को देखते हैं, ठीक है। दूसरा कलर में लेती हूँ ताकि आपको समझ आए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। अगर हम इसको 3 पार्ट में बांटे, ऐसे 1 2 3, ऊपर वाले पोर्शन को हिस्से को बोलते हैं सुपीरियर लोब, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मिडल लोब, और सबसे नीचे वाले जो डायफ्राम से सटा हुआ होता है उसको इंफीरियर लोब कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में, विच लोब ऑफ लंग इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद डायफ्राम, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, इंफीरियर लोब। क्या हो जाएगा, इंफीरियर लोब इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद डायफ्राम। तो दोनों में अपर साइड में सुपीरियर लोब, बीच में मिडल लोब और नीचे इंफीरियर लोब, ठीक है। अब क्या होता है, ये ब्रोंकाई से और ब्रोंक्यूल्स निकलेंगे, और क्या निकलेंगे, ये देखिए ब्रोंक्यूल्स और ब्रांचिंग हो गए। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में जब ये टर्मिनेट करेगा तो आखिरी में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके पास, दैट इज एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एल्वियोलाई बोलते हैं। यही गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपसे पूछा गया नेम द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो आप क्या आंसर लिखिएगा, एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्राइमरी साइट कौन सा है, एल्वियोलाई है, ठीक है। और एक आपको देखिए बिल्कुल नेजल पैसेज में अंदर की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है, पैरानेजल साइनस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पैरानेजल साइनस प्रेजेंट होता है। जैसे बढ़ जाता है किसी में तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस डायग्राम के एक एक लेबल को मैंने बहुत ध्यान से और बहुत ही डेप्थ में जाके मैंने आपको समझाया है। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें से किसी भी लेवल में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि इसके बाद मैं आगे मूव करूंगी। ये मैंने आपको समझाया, इस डायग्राम में काफी क्लियर है हाउ ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ब्रोंकाई, है ना। यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं किसी को।
क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पोजिशनिंग पे चलते हैं हम लोग। किस पे चलते हैं हम लोग? इसके पोजिशनिंग पे चलते हैं। पोजिशनिंग जब देखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? जब पोजिशनिंग देखना स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पे रब हो गया गलती से, इसको मैं कर देती हूँ सही। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, काफी बढ़िया डायग्राम है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इसमें। हो गया? देखिए अब जब आप पोजिशनिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पोजिशनिंग। आपको वहां पे कौन सी बात बताई जाती है? बताई जाती है कि लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। क्या लिखा रहता है? लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। डायफ्राम के ऊपर का जो भी हिस्सा होता है, डायफ्राम के ऊपर का जो भी पोर्शन होता है, उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और डायफ्राम के नीचे का जो भी हिस्सा होता है, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिमार्केशन का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। कौन करता है? किस बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं? ये डायफ्राम के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। डायफ्राम जो है यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन की तरह कौन एक्ट कर रहा है? डायफ्राम। शायद इसमें अलग अलग करके बता रखा है, इसमें देखती हूँ, है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ देखिए, है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ पे देखिए एक पर्सन का साइड व्यू भी आपको शो किया जा रहा है, फ्रंट व्यू भी शो किया जा रहा है। लेवल से मतलब नहीं है आपको, बस मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि व्हाट आर द, आपसे लंग की पोजीशनिंग पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे थोरेसिक कैविटी। हार्ट का पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे थोरेसिक कैविटी। किडनी का पूछ लिया तो क्या लिखिएगा? थोरेसिक कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में होगा। कहाँ होगा? एब्डोमिनल कैविटी में होगा। तो मैं बहुत ज्यादा लिखवाने पे जोर आगे नहीं दे रही हूँ, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। उसमें अगर कहा जहां डाउट आए, कोई दिक्कत हो, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। देखिए ये जो डायफ्राम है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन होती है ना, तो ये जो डायफ्राम यहाँ बीच में प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो इसमें अच्छी बात क्या है? इसने पिंक कलर दे दिया है एब्डोमिनल कैविटी को। किसको दे दिया है? एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, तो लंग्स हो या हार्ट हो, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ है ये? थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिखा है आपके एनसीईआरटी में, ध्यान से पढ़िएगा आज मेरी क्लास को ओवर होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा गया, थोरेसिक कैविटी क्रिस्टल क्लियर है सबको, मैंने आपको समझा दिया। डायफ्राम के ऊपर का हर एक हिस्सा आपके थोरेसिक कैविटी में आता है। ठीक है, आगे आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ, कहाँ पे? फ्रंट की तरफ इस लंग को स्टर्नम ने कवर किया हुआ है। मतलब रिब्स जो कनेक्टेड है जिस बोन से, उसका नाम स्टर्नम है। जब मैं आपको बोन्स एंड मसल्स वाला चैप्टर कराऊंगी, वहां पे स्टर्नम आएगा तो मैं ही पूछूंगी आपसे। आज मैं बता रही हूँ आपको, तो आपका काम क्या है? आपको इसको याद रखना है। ठीक है, फ्रंट साइड में, लंग्स के फ्रंट साइड में कौन है? स्टर्नम बोन है। रिब्स है और रिब्स के बीच में कौन है? स्टर्नम। अब रिब्स को ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो हवा में ऊपर नीचे फ्लोट तो करेगा नहीं, इसको एक बोन क्या करता है? यहाँ पे कनेक्ट करके रखता है, दैट इज स्टर्नम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टर्नम। ठीक है, बैक साइड में इसके वर्टिब्रल कॉलम होता है। एक मिनट, कहीं पे वर्टिब्रल कॉलम भी, अच्छा नहीं लगाया मैंने, कोई बात नहीं। बैक साइड में इसकी कौन होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। एक चीज देखिए इस डायग्राम में, ये ऊपर अपर साइड से ये ऊपर पूरा रिब्स दिख रहा है, ये बैक वाला क्या है? व्हाट इज दिस? वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्योंकि अब अगर इसके अंदर हवा जाएगी, अगर ऑक्सीजन जाएगा और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, तो अगर ये पैक नहीं होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एक बलून है, उसमें आप बड़ा सा होल कर दीजिएगा, आप हवा भरते जाइए निकलता जाएगा, वो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा उसका?
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी पैकिंग की पूरी तैयारी होगी कहीं ना कहीं से। तो रिब्स के बीच में यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ये जो मसल्स आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये मसल्स कौन से हैं? इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जहां पे ऑप्शन दिखेगा बिटवीन रिब्स, वहां पे आपको मार्क करना है, ठीक है। अब इसको और ध्यान से अगर काट के देखा जाए तो क्या पता चलता है, इसमें पहले तो सबसे इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। बाहरी है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और बीच वाला जो है दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक इनर मोस्ट हो गया, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया, बस फिनिश। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स है बीच में, जिस बोन ने सारे रिब्स को, आपके रिब्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है, दैट इज स्टर्नम। तो ये सब सिर्फ मैं आपको पोजिशनिंग समझाने के लिए शो कर रही हूँ कि लंग्स कैसे प्रेजेंट है। तो लंग्स ऐसे प्रेजेंट है कि लंग को आगे की तरफ से स्टर्नम और रिब्स ने कवर किया हुआ है। बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम है। बैक साइड से कौन है? वर्टिब्रल कॉलम है। नीचे साइड से कौन है? डायफ्राम। मतलब पूरे पैकिंग की तैयारी है। नीचे से कौन है? डायफ्राम है। ऊपर से जैसे एयर फिल होगा, डायफ्राम पे प्रेशर डालेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। तो पूरी तैयारी यहाँ पे किस चीज की है कि आप कैसे अपने लंग्स के अंदर एक प्रॉपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा के। कहीं पे किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाइएगा तभी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। तो शायद इसके पहले पेज का आपने नहीं लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। इसको तो मैं हटा ही देती हूँ, बार बार आ जा रहा है, ये बीच में रफ पेज है। चलिए, हाँ, एक तो आप ये इसका ले लीजिए, ये समझने के लिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया काफी बढ़िया। पर्पल और पिंक अलग अलग कलर देके दिमाग कर रखा है यहाँ पे। चलिए, एक साइड व्यू जिसको लेटरल कहते हैं, और एक सामने से देखा जाता है किसी को, उसको एंटीरियर व्यू बोलते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। देन इस पेज का लीजिए। स्टर्नम बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद कभी आपको कोई डाउट नहीं आएगा स्टर्नम होता कहाँ है। मतलब आपके चेस्ट के सामने वाला जो बोन है वो कौन है? स्टर्नम है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेशली मैंने यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स को समझाने के लिए लगाया है, ताकि बच्चों को बहुत साफ, बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें इंटरकोस्टल मसल्स। हो गया ये। अब देखिए, एक अपना कॉमन सेंस लगाइए, कौन सी चीज रह रही है, कौन सी चीज मिसिंग है, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग ये है, आप नोटिस कर रहे होंगे, ये जो लंग्स है इसके चारों तरफ ये देखिए कवरिंग है। ये एक कैविटी में है। ये कहाँ है? एक कैविटी में है, जिसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी को घेरा है किसने? प्लूरल मेम्ब्रेन ने। किसने घेरा है? प्लूरल मेम्ब्रेन ने घेर के रखा हुआ है। इसको शो करती हूँ मैं आपको। सबसे सिंपल ये देखिए, ये भी सिंपल ही है, थोड़ा हैंग कर रहा है। ये देखिए, प्लूरल कैविटी है आपके पास। क्या है? प्लूरल कैविटी। थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लूरल कैविटी, है ना। समझाने के पर्पज से है, बस बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट ठीक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या है यहाँ पे, ये कितना सिंपल दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ट्रैकिया, ब्रोंकाई,
ब्रोंकियोल्स गलती क्या करी, एल्वियोलाई बनाया ही नहीं, यहाँ पे मैं बना देती हूँ एल्वियोलाई। बाद में सब में क्या होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट आर एल्वियोलाई। कभी भी लंग्स को बनाते वक्त लास्ट में हम ऐसे टिप करके टेपरिंग करके टर्मिनेट नहीं कर सकते, यहाँ पे एल्वियोलाई होगा ही होगा, ये मेरा बोलने का मतलब है। लास्ट में क्या है, यहाँ पे एल्वियोलाई है, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पे, तो ये पूरा तो आपका क्या हो गया, लंग हो गया। सबको एक साथ इंक्लूड कीजिएगा तभी तो लंग बोलना है आपको, ठीक है। अब ये लंग हो गया, तो बाहर के साइड में क्या है, इसका चेस्ट वॉल है, पता है आपको, ठीक है। तो द स्पेस बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द लंग्स, लंग के बाहरी साइड में, एंड इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल इज नोन एज प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्लूरल कैविटी। कई बार इसको हम लोग प्लूरल स्पेस भी बोलते हैं। कितना साफ सीधे तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको बस नोट कर लेंगे, एक लाइन है, ताकि आपको ये समझ आए कि प्लूरल कैविटी होता क्या है ना। और लंग्स को चारों तरफ से जिस मेम्ब्रेन ने घेरा होता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन भी अलग से अगर दिखता है तो मैं शो कर देती हूँ आपको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलिए हम लोग देखते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या देखते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन, इसके बाहर से जिसने इसको कवर किया होता है दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। देखिए कितना बढ़िया शो किया जा रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, काफी सिंपल सा है, ओपन करके आपको बताया जा रहा है। ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, पहले तो ऊपर से प्लूरा मतलब मेम्ब्रेन होता है, प्लूरा मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो पहले सबसे बाहरी साइड में यहाँ पे आपको एक जो हटा के दिखाया जा रहा है, ये जो कवरिंग बाहर वाली जो है दैट इज पेराइटल प्लूरा। कोई भी चीज जब पेरिफेरल साइड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेराइटल प्लूरा। और उसके अंदर क्या है, ये विसरल प्लूरा है। और दोनों को एक साथ इंक्लूड करके हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो अगर आपको लिखा जाता है तो वहां पे कौन सी बात बताई जाती है कि लंग्स आर प्रेजेंट विद इन द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, वो सेफली प्रेजेंट होता है, कौन, आपके लंग्स, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बहुत आसान है, बहुत इजी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगती है, इसमें किसी चीज को आपको रटना नहीं पड़ता, कहीं कोई फॉर्मूला कुछ ऐसा है नहीं जो आप बैठ के लगातार रट्टा मार रहे हैं, नहीं, आप समझ लीजिए सारी चीजें, एग्जामिनेशन तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं तो आपकी बॉडी में दो ही प्रोसेसेस होते हैं, एक इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब आप यहाँ पे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, और एक्सपिरेशन का मतलब है आप यहाँ पे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में आप क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉन इन करते हैं, दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और एक्सपिरेशन के प्रोसेस में आप क्या करते हैं, एल्वियोलर एयर जो है इसको आप आउट करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ नहीं है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैं आपको यहाँ पे इस पेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस in which first process is inspiration and second is expiration। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आपको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को एक साथ जब आप ऐड करेंगे तब जाके ब्रीदिंग कंप्लीट होता है आपका। ब्रीदिंग में दोनों को काउंट करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है।
इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपको पहले वार्निंग देती हूँ, इस पेज को आपको देख के घबराना नहीं है, ये आप लगा लीजिए कि चुटकी बजाने वाली बात है। इतना ज्यादा लिखा हुआ आपको इस पे नहीं जाना है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक डायग्राम के, सिर्फ आपको इस डायग्राम के बेसिस पे, इसके और इसके बेसिस पे ये सारे पॉइंट्स खुद ही लिखने हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जहां समझ ना आए इंस्टेंटली बीच में टोक दीजिएगा मुझे, ये नहीं कि पूरा प्रोसेस खत्म हो गया फिर आप मुझे बोलिएगा मैडम शुरू से समझा दीजिए। बीच में आप इंस्टेंटली मुझे टोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड दिया है इंस्पिरेशन को, राइट साइड मैंने दिया है एक्सपिरेशन को, ठीक है। इंस्पिरेशन का मतलब है कि यहाँ पे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पे अंदर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। अपना कॉमन सेंस लगाइए। आप इसको एक बलून की तरह मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये एक बलून है, गुब्बारा है, इसको भी एक बलून की तरह मानिए। तो एक बात बताइए, जब आप उसके अंदर ऑक्सीजन को इन करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ड्यू टू एंट्री ऑफ एयर इन लंग्स वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस, मतलब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम बोलेंगे ना थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीजेस। ऑब्वियस है कि यहाँ पे थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये बच्चा भी समझ सकता है। अच्छा, ये 2 पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए वेरी गुड, आगे देखिए। आगे क्या है यहाँ पे, अगर आप इसके नीचे डायफ्राम रख रहे हैं, डायफ्राम दिख ही नहीं रहा, येलो कलर में लेती हूँ, हाँ, अगर आप इसके नीचे क्या कर रहे हैं, डायफ्राम रखते हैं, क्या रखते हैं, डायफ्राम। यहाँ भी रखा आपने डायफ्राम और यहाँ भी रखा आपने डायफ्राम, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आर्क्ड है ये, मतलब पूरा प्रॉपर इसने यू शेप जो है वो ज्यादा दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ। रीजन क्या है कि जब आप ऊपर से हवा भरिएगा इसमें, यहाँ पे इंस्पिरेशन के केस में, तो ये नीचे की तरफ दबाव डालेगा, तो डायफ्राम जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। तो इसको देख के और इसको समझ के आपको लिख देना है कि मतलब किसी किसी किताब में लिखा रहता है डायफ्राम फ्लैटेंड, क्या गलत है, सही तो है। आप ऊपर से दबाव डालिएगा, इसका शेप गुंबद नुमा होता है, मतलब ऐसे जैसे गुंबद बनता है ना वैसा होता है, लेकिन आप ऊपर से जब इस पे प्रेशर डालिएगा तो डायफ्राम थोड़ा फ्लैटेंड हो जाता है प्रेशर की वजह से। तो आप ये भी लिख सकते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम बाहर की तरफ हवा भेज दिया आपने तो बेचारा बोलेगा आई एम रिलैक्स्ड नाउ, कौन, डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, आर्क्ड हो जाता है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन डायफ्राम ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसमें क्या था, नीचे की तरफ। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। इसकी वजह से मैंने आपको स्टर्नम शो किया था। तो जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो रिब्स एंड स्टर्नम आपकी बॉडी का क्या होगा, रेज करेगा, मतलब ऊपर की तरफ फूलेगा। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि बाहर आपने रिलीज कर दिया है तो रिब्स एंड स्टर्नम क्या होगा, रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। अब 5वां पॉइंट क्या है, इन सब को एक साथ निचोड़ के समराइज करके लिख दिया मैंने। क्या लिखा, सो सुनिए यहाँ पे। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम हुआ था, आपने इंक्रीज किया था पल्मोनरी वॉल्यूम, क्या दिक्कत है, डिक्रीजेस द इंट्रा प्रेशर टू लेस, इंट्रा पल्मोनरी आएगा यहाँ पे, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। क्या मतलब है, अगर कहीं पे बाहर से अंदर की तरफ किसी चीज को जाना हो, बाहर से कहाँ जाना हो, अंदर की तरफ किसी चीज को जाना हो, तो वो तभी हो सकता है जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो उसके कंपैरिजन में। क्योंकि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैडम आपने बोला यहाँ पे पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग होता है, ठीक है, कि आपने बोला कि पल्मोनरी प्रेशर जो है, तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखा है। देखिए इंस्पिरेशन में क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया था आपने, हुआ था, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ये डिक्रीजेस किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तभी तो गैस बाहर से अंदर जाएगा। और यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो इस फेनोमेना को
मैंने वहां पे लास्ट पॉइंट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और इसका अगर हम उल्टा करें तो आप जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे थे तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, नहीं, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम जब कम कीजिएगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर मिलने की वजह से ये बाहर की तरफ भागेगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉजिंग द एक्सपल्शन मतलब होता है किसी चीज को धक्के मार के बाहर करना, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ये लंग से एयर को बाहर भेजने का काम करता है, ठीक है। 5वें पॉइंट में अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, देखिए ऐसे समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, एक प्रोसेस में मुझे इंस्पिरेशन दिखाना है और दूसरे प्रोसेस में मुझे एक्सपिरेशन दिखाना है। एक प्रोसेस में ऑक्सीजन को इन करना है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, तो कैसे कीजिएगा। ऑक्सीजन तब तक इन नहीं हो सकता जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो लंग्स के प्रेशर से। अब आया समझ में, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर भागेगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखा जा रहा है कि इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप तब तक बाहर नहीं भेज सकते जब तक कि लंग्स का जो प्रेशर है वो ज्यादा ना हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब आया समझ में, ये बोल रही हूँ बस, ये छोटी सी बात मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो अब जो ये एक बार फिर बता दीजिए ना वो 5th पॉइंट। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे ना एक लिखा मीडियम ए और मीडियम बी, ठीक है। तो इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ए का प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, और बी का प्रेशर कम है। बी का प्रेशर क्या है, लेस है, ऐसे सिंबल दे दिया मैंने। तो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस होगा वो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, ए टू बी होगा। कॉमन सेंस है, ए टू बी होगा। कैसे होगा, ए टू बी होगा, ठीक है। तो जब तक आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लंग के प्रेशर से ज्यादा नहीं रखिएगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा क्या, अब बताइए। अब आया समझ में, इस केस को मैंने यहां अप्लाई कर दिया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगा। जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाएगा। अब आया समझ में, अब क्लियर है। यस मैम। चलिए, यही चीज मैं बोल रही थी आपको, तब से रिपीट कर रही थी। तो इन सारी चीजों को मैंने सिर्फ एक टेबल में यहाँ पे समराइज कर दिया है ताकि आपको ये जिंदगी भर काम दे और इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। बहुत खिचड़ी हो गई तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लंबा चौड़ा जो लेक्चर और एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ आपको एक टेबल में कंप्लीट कर लेना है, ये अच्छी बात है इसमें। चलिए, हो गया ये। यहाँ पे तो नीचे वाला ब्लॉक हटाइए ना, स्क्रीनशॉट में आ रहा है वो। ये नीचे जो है, बार जो है, यस मैम। इसको कैसे हटाऊं मैं, क्योंकि अगर मैं इधर करती हूँ तो इधर आ जाता है। एक मिनट देखती हूँ, हाँ इसको छोटा कर देती हूँ। देखिए एक तरीका है कैसे, तो छोटा होता है ये, हाँ। अब ऊपर कर देती हूँ, रुकिए थोड़ा सा इसको ऊपर। अब ठीक है, अब ले लीजिए, अब नहीं कट रहा है। चलिए, तो इसके आगे की एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग, बट मैंने बहुत सारा पोर्शन कराया है। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। मैं हर क्लास में बोलती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में इन कर गए हैं तो जिसकी वजह से अब आगे जो है इसको हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में तो टाइडल वॉल्यूम से मैं स्टार्ट करूंगी, आपको वहां से सारे वॉल्यूम जितने तरह के हैं वो मैं समझाऊंगी आपको पहले, ठीक है। चलिए, लीव करती हूँ मैं। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। नो मैम। मैम क्लियर है, डाउट